नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान के हमले से इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा है कोई नहीं जानता। मुख्यधारा के चैनलों पर आरोप लग रहा है कि इसराइल के भीतर जो तबाही हुई है उसकी सही तस्वीर नहीं दिखाई जा रही। इसराइल को अंदाजा नहीं था कि ईरान इस हद तक प्रहार करेगा और तेल अवीव को नुकसान पहुंचा देगा। शुक्रवार को सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीरशेवा में माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर को ईरान ने ध्वस्त कर दिया। यह भी लिखा जा रहा है कि इसराइल अपने विमानों को साइप्रस से उड़ा रहा है, तेल अवीव से नहीं। क्या वाकई ईरान ने इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है या यह भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, बताना मुश्किल है। इस बीच एक नई खबर यह आई है कि ईरान के अली शमखानी गंभीर रूप से घायल हैं, मरे नहीं, जबकि इसराइल का मीडिया कह रहा है कि शमखानी को मार दिया गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहे जा रहे हैं कि ईरान के सभी परमाणु ठिकानों पर हमला कर देंगे। इनके लिए तो मजाक हो गया है हमले की बात। नेतन्याहू के आगे ग्लोबल लीडर नतमस्तक हुए जा रहे हैं, वरना कोई उनसे पूछता कि जिन जिन देशों के पास न्यूक्लियर प्लांट हैं क्या वहां भी जाएंगे अटैक करने, उनके न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला करेंगे। पता भी है कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होगा तो कितना खतरनाक परिणाम हो सकता है। इंसान से लेकर पेड़ पौधे पशु पक्षी इन सब पर क्या असर पड़ेगा। रूस के एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन के प्रमुख अलेक्सी लिखाचेव ने कहा है कि अगर इसराइल ने बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया तो तबाही मच जाएगी। इस तरह का हमला करके आप अच्छे और बुरे का फर्क मिटा देते हैं। उनका संस्थान हालात पर नजर बनाए हुए है, यहां तक कि ईरान के इस प्लांट पर रूसी विशेषज्ञ भी काम कर रहे हैं। 1986 की घटना है। पूर्व सोवियत संघ के चेरनोबिल परमाणु प्लांट के रिएक्टर में अचानक धमाका हो गया। आज ये जगह यूक्रेन में है। रिएक्टर के निर्माण और मानवीय त्रुटि के चलते भाप का दबाव इतना ज्यादा हो गया कि रिएक्टर की छत फट गई और भयानक धमाका हुआ। रातों रात प्रिपेयर्ड शहर को खाली किया गया। प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा कई बचाव कर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई और बहुत से लोगों की सेहत पर इसका बुरा परिणाम पड़ा। 5000 से अधिक लोगों को थायराइड का कैंसर हो गया। 15 लोगों की मौत हो गई। चेरनोबिल की आबो हवा दूषित हो गई और एक बसा बसाया शहर खंडहर हो गया। माना जाता है कि रिएक्टर के भीतर के रेडियो एक्टिव कोर का 5% हिस्सा बाहर आ गया था। सिर्फ इतने हिस्से से निकला प्रदूषण हवाओं के रास्ते बहता हुआ पूर्व सोवियत संघ के अन्य हिस्सों में फैल गया। यूक्रेन, रूस, बेलारूस तक चला गया। यूरोप के कुछ इलाकों में भी इसका असर हुआ। रिपेयर के काम में जुटे 2 लाख लोगों पर भी रेडिएशन का असर देखा गया। रूस इसलिए बार बार चेतावनी दे रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना ठीक नहीं होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में जो भी रूसी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं वहां से नहीं हटाए जाएंगे। इसका मतलब है कि उधर से चैलेंज आ रहा है कि अगर इस हमले में रूसी नागरिकों को कुछ भी हुआ तो देख लेना। अमेरिका अगर ईरान को कह सकता है कि उसके नागरिकों को कुछ नहीं होना चाहिए तो क्या रूस इसराइल को नहीं कह सकता। ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं, यह सवाल हर दिन बड़ा होता है, उलझ भी जाता है। न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिराकर मिलेगा क्या, यह सवाल जुड़ गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के बाद क्या इसराइल का मकसद पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। उसका मकसद यहीं तक सीमित नहीं है। क्या न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के बाद इसराइल के झूठ का जवाब मिल जाएगा? पहले साबित तो करें कि ईरान के पास बम है या नहीं। बम ना हो गया समोसा हो गया, दोपहर के बाद बम बना लेगा। सीएनएन की पत्रकार हैं क्रिस्टियन अमनपोर। उन्होंने ईरान के उप विदेश मंत्री अब्बास अराकची का इंटरव्यू किया है। अराकची से उन्होंने पूछा कि आपकी सरकार ने 60% एनरिच्ड यूरेनियम का उत्पादन क्यों किया, तो उनका जवाब था, हमने वही किया जो आईएईए के नियमों के अनुसार कर सकते थे। हमारे पास और कुछ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं किया है। आईएईए के इंस्पेक्टर तो ईरान आए थे, उनकी अलग अलग रिपोर्ट से इसका सबूत मिल जाता है। 60% एनरिचमेंट पर कोई बैन नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए किया जा रहा है, जिसकी ईरान को आदत पड़ चुकी है। तो इसराइल को बहस में इस बात को लेकर कोई सफलता नहीं मिल पा रही कि ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं। वो किसी भी तरह से अपने हमले को उचित नहीं ठहरा पा रहा। बम का समझ आ रहा है ना, नेतन्याहू के बयान किसी को समझ आ रहे हैं। अब इस नेता को कैसे समझा जाए? ना तो कोई पॉलिटिकल साइंस वाला समझ पा रहा है,
न कोई साइकोलॉजी का प्रोफेसर इसे समझ पा रहा है। इनके बेटे ने शादी रोक दी, ये बड़ी कुर्बानी हो गई। यहां 2 साल से बच्चों पर, महिलाओं पर बम गिरा रहे हैं। आज भी गजा में लोग मारे जा रहे हैं और ये शादी रोकने को कुर्बानी बता रहे हैं। क्या यह दुनिया इस हद तक नकारा हो चुकी है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा? नेतन्याहू किस मिट्टी के बने हैं कि आज अमेरिका भी इनके शिकंजे में जकड़ा नजर आता है? गजा के नरसंहार के दाग के साथ यह कैसा इसराइल बनाना चाहते हैं? क्या इन्हें नहीं पता कि आज न कल नरसंहार की एक एक दास्तान दर्ज होगी, बल्कि इसी समय में दर्ज हो रही है। बार बार ईरान कह रहा है कि बम नहीं बनाया। इससे तो आप ईरान को यह समझने की छूट दे रहे हैं कि बम नहीं भी होगा तब भी आप पर बम के नाम पर अटैक करेंगे, तो बेहतर है बम बना लो। अमेरिका के भीतर देखिए कितने सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के पास बम है, पहले इसका प्रमाण दो। सवाल यह है कि क्या ईरान भी लंबे समय तक के लिए युद्ध चाहेगा? ईरान की आबादी फ्रांस, जर्मनी, स्पेन से ज्यादा है। 9 करोड़ की आबादी है ईरान की, इसराइल की 1 करोड़। तो इसराइल के लिए एक झटके में ईरान को मिटा देना आसान नहीं। लेकिन क्या ईरान लंबी लड़ाई की हालत में है? कूटनीतिक रास्ता है मगर किसी की विश्वसनीयता नहीं। कोई नेता, ग्लोबल लीडर इतना भरोसे लायक नहीं। कुल मिलाकर किसी के पास ठोस जवाब नहीं। आसमान में उड़ती मिसाइलें देखकर लोगों को लगता है कि यह किसी वीडियो गेम जैसा है, लेकिन असल में ईरान और इसराइल दोनों पर इस हमले का अलग अलग प्रभाव दिखाई दे रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे लेकर विस्तृत रिपोर्ट की है। हमले की शुरुआत से पहले ईरान के पास 2000 मिसाइलों का भंडार था। 13 जून के हमले में इसराइल ने ईरान की काफी मिसाइलों को नुकसान पहुंचाया और कई लॉन्चर भी ध्वस्त कर दिए। इसराइल के हमले के जवाब में ईरान ने पहली रात 150 मिसाइलें लॉन्च की, मगर हमले के 4 दिनों बाद दोपहर के हमले में सिर्फ 10 मिसाइलें लॉन्च की। जबकि पिछले साल अक्टूबर के हमले में ईरान ने पहली रात 200 मिसाइलें इसराइल पर दाग दी थी। ईरान के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। उसके पास सीमित संख्या में मिसाइलें हैं जिन्हें उसे देर तक चलाना है। ईरान के मिसाइलों का रिकॉर्ड है कि वे अक्सर अपना निशाना चूक जाती हैं। इसका मतलब है कि जितनी मिसाइलें बाकी हैं उनमें से कुछ बेकार हो जाएंगी और कईयों को इसराइल रोक भी देगा। दूसरी तरफ इसराइल के लिए भी इस हमले से बचाव करना आसान नहीं। ईरान के हमले को रोकने में इसराइल हर रात $285 मिलियन खर्च करता है। अगर अमेरिका ने उसे नई सप्लाई नहीं दी या फिर खुद इस हमले में शामिल नहीं हुआ और अगर ईरान ने इसी तरह हमला जारी रखा तो 10-12 दिन से ज्यादा इसराइल उसका सामना नहीं कर पाएगा। अभी से ही उसका रक्षा तंत्र कमजोर पड़ने लगा है। 7 दिन हो गए, ईरान ने अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया, पर बंद करने की खबरें आती रहती हैं। अगर बंद कर दिया तो तेल के बढ़े हुए दाम कुछ आप लोगों को भी देने पड़ेंगे। जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं हमारा, आप ईरान के साथ हैं या इसराइल के साथ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तेल के बढ़े हुए दाम के साथ रहना ही होगा और अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। अभी तक यही समझ में आ रहा है, अमेरिका या तो मन बना चुका है या फिर ईरान पर हमला करने के लिए उलझन में होने का नाटक कर रहा है। ईरान के लिए अमेरिका के दोनों प्रकार के मूड को समझना अब मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक बार धोखा खा चुका है, डील के नाम पर बातचीत में उलझा रहा, पीछे से अटैक हो गया। तो ईरान सिर्फ इतने भर से शांत नहीं पड़ेगा कि ट्रंप 2 सप्ताह बाद फैसला लेंगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।